आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर केंद्र और यूपी सरकार के बीच तनातनी और बढ़ गई है। एक सवाल के जवाब में भड़के समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि केंद्र अपने सभी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को दिल्ली बुला ले। दिल्ली में रामगोपाल यादव से जब सवाल किया गया कि केंद्र सरकार इस मामले में दखल देकर उदाहरण पेश कर रही है, तो उसके जवाब में रामगोपाल यादव भड़क गए। तल्ख शब्दों में उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में राज्य सरकार केंद्र से कहेगी कि वो सारे आईएएस अधिकारियों को वापस बुला ले। उन्होंने कहा कि पीसीएस अधिकारियों की मदद से यूपी में सरकार चला ली जाएगी। आपको लगता है कि सेंटर स्टेट के बीच में संबंध होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके की बटबाटी शुरू करे ठीक होगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार फिर ये कहेगी कि हमें किसी आईएएस की जरूरत नहीं है, सारे आईएएस को विड्रॉ कर लें, अपने राज्य के अधिकारियों से ही काम चला लेंगे। रामगोपाल यादव ने कहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन एक प्रशासनिक कदम है और उनकी पार्टी इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर पहली बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया है। पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि नियमों का पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मसले पर आज पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। पीएम ने कहा कि केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में है और इस केस के नियमों का पालन होगा। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से ये बात कही। There are rules laid down and the rules will be followed and we are in touch with the state government to find out the full details of the case. पीएम के बयान से पहले कार्मिक मंत्री नारायण सामी ने कहा था कि अगर आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल केंद्र सरकार से अपील करें तो उनका निलंबन खत्म हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ प्रदेश सरकार को रिपोर्ट देने के लिए हम रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट नहीं आया। उसके बाद 2 तारीख एक लेटर हम लिख के दिया, अभी तक नहीं है। आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान ऐसे वक्त में आया है जब समाजवादी पार्टी ने इशारों में साफ कर दिया है कि वो संसद के भीतर फूड सिक्योरिटी बिल का विरोध करेगी। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन पर अड़ी अखिलेश सरकार के खिलाफ बीजेपी समेत तमाम विरोधी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। दुर्गा शक्ति के पक्ष में खड़ी बीजेपी ने कहा है कि निर्दोष अधिकारी को किसी भी सूरत में सजा नहीं मिलनी चाहिए। दुर्गा शक्ति के निलंबन पर एक और पूरा देश और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश सरकार। जैसे जैसे दुर्गा शक्ति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, अखिलेश सरकार और सख्त होती जा रही है। आईएएस दुर्गा को भेजी गई चार्जशीट के बाद विरोधियों ने भी अखिलेश सरकार पर हमला बोल दिया है। इस बहादुर महिला को जो दिया गया, हम तो चाह रहे थे कि वो उसको वापस, लेकिन किसी बेगुनाह ऑफिसर को सजा देना ये जायज नहीं, क्योंकि बहुमत मिल गया तो जो चाहेंगे वो आप करेंगे, ये नहीं चलेगा। विरोधियों के हमले से अखिलेश सरकार का बचाव करने के लिए अब उनके पापा मुलायम सिंह यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दीवार नहीं गिरना चाहिए था और भी तरीके थे वहाँ पर बातचीत के जरिए, जबकि वहाँ पर किसी को भी एतराज नहीं था। जो भी जमीन थी किसी को एतराज नहीं था, उसके बावजूद भी दीवार क्यों गिरी? निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के मसले पर समाजवादी पार्टी की खींच इस बात को लेकर भी है कि केंद्र के साथ साथ सोनिया गांधी ने इस मसले में क्यों दखल दिया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का मामला अब धीरे धीरे उबाल पकड़ता नजर आ रहा है। यूपी सरकार ने चार्जशीट सौंपकर दुर्गा शक्ति नागपाल से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। चार्जशीट में बताया गया है कि क्यों दुर्गा शक्ति को निलंबित किया गया। चार्जशीट के मुताबिक कादलपुर गांव में निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार के संबंध में किसी प्रकार के तनाव की कोई रिपोर्ट नहीं थी। मस्जिद का कोई भाग ग्राम समाज की भूमि पर निर्माणाधीन है, इस बारे में कोई शिकायत नहीं थी। दुर्गा शक्ति ने बिना किसी आवश्यकता और औचित्य के निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को ध्वस्त कर दिया। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की विधिक प्रक्रिया निर्धारित है। मस्जिद की दीवार बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए ध्वस्त कराई गई। रमजान के महीने में इस क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण प्रभावित हुआ। दुर्गा की कार्रवाई अदूरदर्शिता और प्रशासनिक सूझबूझ का अभाव प्रदर्शित करती है। उत्तर प्रदेश में तो कानून का राज नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। यूपी सरकार ने आरोप पत्र की एक कॉपी के साथ साथ एक रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेजी है। इस रिपोर्ट में दुर्गा शक्ति नागपाल के प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। जिस LIU की रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन का दावा किया है,
उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब यूपी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के लिए यूपी सरकार जिस LIU रिपोर्ट को आधार बता रही है, उसमें नोएडा सदर के SDM का कोई जिक्र ही नहीं है। LIU रिपोर्ट में जेवर के SDM का जिक्र है। LIU ने जो रिपोर्ट DGP को भेजी थी, उसके मुताबिक ग्राम कादलपुर थाना रघुपुरा में स्थानीय मुसलमानों द्वारा एक नई मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी 10 फीट की 3 तरफ की दीवारें खड़ी कर दी गई थी। उस वक्त मस्जिद के निर्माण की सूचना पर CO, SDM जेवर व थाना अध्यक्ष रघुपुरा द्वारा 27/7/2013 को दोपहर 1 बजे मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन दीवार को गिरवा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि अनुमति न होने के कारण ये कार्रवाई की गई। LIU की रिपोर्ट में आगे लिखा है, मस्जिद निर्माण के लिए 3 माह पहले नरेंद्र भाटी घोषित सभा प्रत्याशी ने 51,000 रूपए नकद देकर इसका उद्घाटन किया था। सवाल ये उठता है कि जब LIU की रिपोर्ट में SDM जेवर का जिक्र था, तो SDM सदर दुर्गा शक्ति पर कार्रवाई क्यों की गई? सवाल ये भी उठता है कि आखिर दुर्गा शक्ति का निलंबन किस आधार पर किया गया? संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। तेलंगाना मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। आंध्र प्रदेश के सांसदों ने राज्यसभा में काम नहीं होने दिया और सदन की कार्रवाई 4 बार स्थगित हुई। उधर TDP सांसदों ने लोकसभा में खूब नारेबाजी की। तेलंगाना के अलावा असम से अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर भी हंगामा हुआ। तेलंगाना पर मचे सोहल्ले के बीच कांग्रेस की कोशिश है मानसून सत्र में खाद्य सुरक्षा बिल पास हो जाए, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया है कि वो पूरे दिन चर्चा हुए बिना इस बिल को आगे नहीं बढ़ने देगी। आने वाले दिनों में विपक्ष संसद में दुर्गा नागपाल का सस्पेंशन, रुपए की कमजोरी, FDI और इकोनॉमी की खराब हालत के मुद्दे भी उठाने की तैयारी में है। PM मनमोहन सिंह ने सदन की शुरुआत में ही विपक्ष से अपील की थी कि सदन को सुचारू रूप से चलने दें। And it is my sincere hope and prayer and appeal to all sections of the House to ensure that this session is truly productive of solid results. PM ने भले ही संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से अपील की हो, लेकिन विपक्षी तेवर को देखकर तो यही लगता है कि संसद का मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। आज से शुरू संसद के मानसून सत्र में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी लगाई अपनी हाजिरी। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के चलते अब तक सचिन संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाते थे। क्रिकेट के मैदान पर कई बार धमाल मचा चुके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मानसून संसद सत्र में भाग लेने संसद पहुंचे। इस दौरान पत्नी अंजलि भी उनके साथ थी। शपथ लेने के बाद सचिन आज पहली बार संसद पहुंचे थे। सदन की बैठक शुरू होने पर सचिन संसदीय मामलों के राज्य मंत्री राजीव शुक्ला के साथ पहुंचे। अपनी सीट संख्या 103 तक पहुंचने से पहले कई सदस्यों ने उनसे हाथ मिलाया। सचिन राज्यसभा के मनोनीत सांसद हैं। आपको बता दें कि विश्व के महानतम क्रिकेटरों में शुमार सचिन तेंदुलकर ने बीते साल 4 जून को राज्यसभा सांसद की शपथ ली थी और 1 साल में 4 सत्र बीत जाने के बाद आज वो पहली बार संसद सत्र में भाग लेने पहुंचे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो आएंगे और वो स्थापित करेंगे कि वो इस सीट के लायक रहे। हंगामे के चलते जैसी राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, कई सांसद सचिन से मिलने उनकी सीट तक पहुंच गए। कईयों ने अपना परिचय दिया तो कईयों ने सचिन का मोबाइल नंबर भी नोट किया। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज संसद के दोनों सदनों में 1 मिनट का मौन रखा गया। सांसदों ने 1 मिनट का मौन रखकर देश में अलग अलग घटनाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. बिहार के बोधगया में हुए आतंकी हमले, छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले, उत्तराखंड में हुई बड़ी त्रासदी, छपरा मिड डे मील हादसे में शिकार हुए बच्चे और पिछले दिनों में श्रीनगर में हुए आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों ने 1 मिनट का मौन रखा। गौरतलब है कि देश में पिछले कुछ दिनों में हुए अलग अलग हादसों में हजारों लोगों की मौत हुई है। संसद की परंपरा के मुताबिक आज सांसदों ने हादसे में मारे गए लोगों को सदन में श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा में जहां सभापति हामिद अंसारी ने सांसदों समेत खड़े होकर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, वहीं लोकसभा में अध्यक्ष मीरा कुमार ने श्रद्धांजलि के बाद शोक पत्र भी पढ़ा। IAS दुर्गा शक्ति के निलंबन पर यूपी के CM अखिलेश यादव अड़े हुए हैं। अखिलेश ने आज फिर कहा कि जो अधिकारी गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। IAS दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस लेने की चारों ओर से उठ रही मांग के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर संकेत दिए कि सरकार निलंबन वापसी के मूड में नहीं है। लखनऊ के इंदिरा गांधी संस्थान में कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने कहा कि बच्चे भी गलती करते हैं तो उन्हें सजा मिलती है।
अखिलेश को सख्त तेवरों से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार नागपाल के निलंबन को फिलहाल बहाल कर उन्हें कोई राहत नहीं देने वाली है। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, मैं कह सकता हूँ, जो अपने टीचरों से पिटे होंगे, अपने माँ बाप से पिटे होंगे जो गलती की होगी। इसी तरह सरकार चलती है। अगर कोई अधिकारी गलती करता है। दुर्गा शक्ति के निलंबन पर आज पहली बार मुलायम सिंह यादव ने भी तोड़ी चुप्पी। मुलायम सिंह ने दुर्गा शक्ति के निलंबन को जायज ठहराया। तो अखिलेश से फैसला लिया वो सही है? पार्टी के मुखिया के नाते, पार्टी के मुखिया के नाते सही। आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन अब अखिलेश सरकार के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है। केंद्र के रवैये से मुलायम सिंह भी बेहद नाराज हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस में भगवत गीता को भी शामिल कर लिया है। 1 अगस्त को इसकी अधिसूचना निकाली गई और 4 अगस्त तक किताबें भी छपकर आ गयी। एमपी सरकार के इस राजपत्र को देखिए, 2 अगस्त को यह प्रकाशित हुआ है। और अब मदरसों की इन किताबों को देखिए। पहले दर्जे के पेज नंबर 115 की उर्दू में लिखी कहानी के अंत में एक श्लोक लिखा है। ये श्लोक भागवत गीता से लिया गया है। कक्षा 8वीं में तो भगवत गीता की बाकायदा कहानी है। मुस्लिम धर्मगुरुओं को गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनसे मशवरा तक सरकार ने नहीं किया और निर्णय न केवल थोप दिया बल्कि किताबें भी भिजवा दी। मुस्लिम धर्मगुरु सरकार के फैसले का रणनीतिक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू बच्चों को कुरान भी सरकार पढ़ाए तो उन्हें गीता पढ़ाने पर कोई ऐतराज नहीं है। माँ की बात मानते हैं, हमें इनकार नहीं, लेकिन हमारी मजहबी तालीम भी आप अपने स्कूल में पढ़ाओ। नहीं पढ़ाओगे तो फिर उसके नुकसान उठाओगे आप। अधिसूचना जारी होने के महज 3 दिनों के अंदर किताबों का छपकर आ जाना शिवराज सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी है कि इस फैसले के पीछे सरकार का कोई हिडन एजेंडा तो नहीं। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को आज सुप्रीम कोर्ट से लगा है करारा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अबू सलेम का प्रत्यर्पण वैध है और अबू सलेम के खिलाफ 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले के साथ साथ बाकी मामले चलते रहेंगे। 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी अबू सलीम की प्रत्यर्पण याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबू सलीम का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण वैध था और उसे वापस पुर्तगाल नहीं भेजा जाएगा। इससे पहले अबू सलीम ने अपनी याचिका में अपील की थी कि उस पर चल रहे सभी मुकदमों को खारिज कर दिया जाए और उसे वापस पुर्तगाल भेजा जाए। गौरतलब है कि अबू सलीम पर 1993 बम धमाकों समेत तमाम मुकदमे चल रहे हैं और उसे अभिनेत्री मोनिका बेदी के साथ 2005 में पुर्तगाल से लाया गया था। अबू सलीम के लिए राहत की बात यह है कि ना तो अब उसे 25 साल से अधिक की जेल की सजा होगी और ना ही फांसी की सजा दी जा सकेगी। बीसीसीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोर्ड की स्पॉट फिक्सिंग जांच समिति को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में बीसीसीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें कोर्ट ने आईपीएल जांच के लिए बनाई गई 2 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था। गौरतलब है कि बीसीसीआई कार्य समिति में वापसी की कोशिश कर रहे एन श्रीनिवासन को उस समय झटका लगा था जब उनकी अध्यक्षता की वजह से बोर्ड को दिल्ली में अपनी बैठक रद्द करनी पड़ी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को क्लीन चिट देने वाली समिति को गैर कानूनी बताया था और फैसले में ये भी साफ कहा था कि एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई कार्य समिति से दूर रहना होगा। बोर्ड के उपाध्यक्ष अरुण जेटली की सलाह पर जब बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया है, बीसीसीआई को डर था कि श्रीनिवासन के अध्यक्ष पद पर लौटने और कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करने से और कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। स्पॉट फिक्सिंग में अपने दामाद के फंसने के बाद ही एन श्रीनिवासन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब देखना ये होगा कि बोर्ड और एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से कितनी राहत मिलती है। कश्मीर के एक दूर दराज गांव में रहने वाली ये यतीम लड़की अपने सपनों को सच करने यूएस जाना चाहती थी, लेकिन कभी मिलिटेंसी का साथ देने वाले चाचा की सजा मिली इस भतीजी को और रुक गया इसका पासपोर्ट। मध्य कश्मीर में बडगाम जिले की लड़के सुफेरा जान ने मार्च में अमेरिकी स्कॉलरशिप मिलने के बाद पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था। सुफेरा जान का दावा है कि सीआईडी ने पासपोर्ट के लिए उसके नाम पर मंजूरी नहीं दी क्योंकि उसके चाचा आतंकवादी थे और उसने 1995 में प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण के 3 साल बाद उसका जन्म हुआ था। इस मसले पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने सीआईडी से इस मामले पर विचार करने को कहा है। सफीरा ये जो लड़की है, इनका हर लिहाज से सीआईडी वेरिफिकेशन आ चुका है, उनको हर रिपोर्ट में क्लियर किया गया है। 90 के दशक में मिलिटेंट रह चुका इस लड़की का चाचा आज अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उसी चाचा के अतीत के आधार पर इस लड़की के सपनों को रोनने पर तुला हुआ है। अजमेर में ख्वाजा गरीब
अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचे अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा। फिल्मी सितारों ने अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए ख्वाजा की बारगाह में जियारत करके दुआ मांगी। 9 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई अगेन की कामयाबी के लिए फिल्म की मेन स्टार कास्ट अजमेर के ख्वाजा के दर पर पहुंचे। अक्षय और सोनाक्षी के पहुंचने की खबर पहले से ही उनके फैंस को लग चुकी थी, जिसकी वजह से दरगाह के बाहर और अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अक्षय सोनाक्षी को देखने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भारी भीड़ को देखते हुए अक्षय कुमार ने सोनाक्षी को सुरक्षित कार से बाहर निकाला और ख्वाजा के दर तक सुरक्षित लेकर गए। दरगाह जियारत के समय अक्षय सोनाक्षी के साथ फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई अगेन की निर्माता एकता कपूर भी उनके साथ थे। ख्वाजा के दर पर जियारत के बाद अजय सोनाक्षी सहित सभी सदस्यों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। जियारत के बाद अजय और सोनाक्षी निजी विमान से जयपुर रवाना हो गए। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश और फसल खराब होने की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खास करके टमाटर, बैंगन और प्याज के दामों में आग लगी हुई है। पिछले साल की तरह इस साल भी आम लोगों पर पड़ रही है महंगी सब्जियों की मार। पिछले साल इसकी वजह सूखा था, इस बार बाढ़ महंगी सब्जियों की वजह बनी है। भारी बारिश के चलते देश की 60% फसल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रिटेल मार्केट में सब्जियों के दाम होलसेल मार्केट से 40% ज्यादा है। दिल्ली के बाजारों में भिंडी की कीमत 40 से 45 रुपए किलो है। टमाटर 40 से 50 रुपए किलो के भाव पर मिल रहा है। बैंगन, करेला, अरबी भी 50 रुपए किलो के भाव पर मिल रहे हैं। इसके अलावा डीजल के दाम बढ़ने और माल भाड़ा बढ़ने का असर भी सब्जियों के दामों पर देखा जा सकता है। थोक सब्जी विक्रेताओं का मानना है कि 15 दिन बाद बाजार में सब्जियों की नई खेप आने के बाद दामों में गिरावट और स्थिरता आएगी, यानी तब तक थाली से गायब रहेगी सब्जी। तमिलनाडु की कावेरी नदी में अचानक आई बाढ़ ने 2 मछुआरों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, लेकिन 24 घंटे बाद ही हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें बचा लिया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर सारंग से रेस्क्यू की ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु के होक्केनाकल की। यहाँ रविवार की सुबह आई बाढ़ की वजह से कावेरी नदी के बीचों बीच 2 मछुआरे फंस गए। देखिए, नदी का वेग अपने साथ सब कुछ ले जाने पर आमादा है और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे ये दोनों मछुआरे किसी तरह पेड़ों के सहारे अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें सोमवार सुबह की हैं, लेकिन ये मछुआरे रविवार दोपहर से इसी तरह पेड़ों के सहारे अपनी जिंदगी बचाने में लगे थे और सहायता का इंतजार करते रहे। लेकिन असली राहत इन तक तब पहुंची जब हवा में कलाबाजियां दिखाने वाला वायुसेना का सारंग हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचा और उसने बाढ़ के तेज उफान के बीच पानी में फंसे मछुआरों को सकुशल बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। मछुआरों को बचाने के लिए रात 2 बजे कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन अंधेरा, बारिश और नदी में उफान की वजह से एनडीआरएफ की टीमें भी उन तक पहुंचने में नाकाम रही।